तो बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पार्ट 2 में 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है रिन्यूएबल एनर्जी की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा नहीं है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी अभी रिसेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है, मतलब पहले से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। दिस आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ओके, एंड इट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिशिंग। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल रिसोर्सेज से इसको इस्तेमाल जनरेट किया जाता है, जैसे कि विंड हो गया है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया है ना, जैसे कि टाइडल एनर्जी हो गया। बायोमास बायोमास दो रिन्यूएबल सोर्स इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ विंटर पॉल्यूशन, बिकॉज इससे क्या होता है, जलने से इसके हमारे पास मतलब इससे मीथेन गैस रिलीज होता है। सो करेक्ट हमसे पूछा क्या है, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड लेवल ओजोन। हमसे क्या पूछा गया है, ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में पूछा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो हमको प्रोटेक्ट करता है जो ओजोन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, है ना, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बट ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, वो एक पॉल्यूटेंट होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बट जो अपने पास स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। एंड इट इज़ ग्रे कलर एंड हाईली इरिटेटिंग गैस। नो, जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, वो कलरलेस होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। जब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, है ना, तो क्या बनता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पान एंड ओजान। ओजान मीन्स ओजोन बनता है, जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है यार, विच इज़ अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल ब्लीचिंग। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है कोरल ब्लीचिंग की। ओशियन एसिडिफिकेशन कॉज द डेथ ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी ऑफ द कोरल रीफ्स। क्या ओशियन एसिडिफिकेशन से डेथ हो जाएगा भाई सिम्बायोटिक एल्गी का? नो, सिम्बायोटिक एल्गी मतलब जूजेंथली। ठीक है, जूजेंथली जो कि एसोसिएटेड है विद द कोरल रीफ्स, है ना, तो क्या उनका डेथ हो जाएगा? डेथ नहीं होगा, वो लूज कर देंगे। जो सपोज करो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये हमारे पास पॉलिप हो गया, ये जूजेंथली हो गया, ये जूजेंथली पॉलिप से दूर चले जाएंगे, उनकी डेथ नहीं होगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द पॉलिप, है ना, एंड द जूजेंथली टूट जाएगा। द राइज इन द ओशन टेम्परेचर ड्राइव्स आउट एल्गी फ्रॉम सिम्बायोसिस। बिल्कुल सही बात है यार। Once the algae are driven out due to bleaching, the coral dies immediately. No, कोरल जो होंगे, जो कि पॉलिप मतलब यहाँ पे एक जूजेंथली हो गया, ये पॉलिप या फिर कोरल्स हो गए, ये डाई नहीं करेंगे इमीडिएटली, धीरे धीरे, बिकॉज है ना, यहाँ पे खाना तो बहुत है बट वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे बाद में। कोरल्स में भी ब्लीच ड्यू टू एक्सट्रीम लो टाइड्स। बिल्कुल सही बात है, लो टाइड से भी वो ब्लीच हो सकते हैं। मतलब ब्लीचिंग का मतलब क्या है, जूजेंथली और ये कोरल्स के बीच में जो एसोसिएशन है वो टूट जाएगा एक प्रकार से। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटिक इंटरेक्शन। हमको बात किसकी करनी है, बायोटिक इंटरेक्शन की। कंपटीशन ऑकर ओनली व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग। ना, ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड है ओनली, तो इसीलिए ये गलत से आएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही compete कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी यहाँ पे compete कर सकते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। बिकॉज एंडोपैरासाइट को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में रखना है तो उसके पास हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म्स होने चाहिए, स्पेशल हुक होना चाहिए, हुकलेट्स होना चाहिए, बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द एक्सोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग। ठीक है, तो हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो हमको डेट पता होना चाहिए कि किसके अराउंड ये हुआ था। तो पहाड़िया रिबेलियन जो था वो 1778 में हुआ था यार। कोल म्यूटनी जो हुआ था ये हुआ था 1831 के अंदर। सांथाल रिबेलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 में हुआ था। एंड कोंड अपराइजिंग जो था, इट इज
एक रेंज में हुआ था कोंड अपराइजिंग 1837 से लेके 1857 तक, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले क्या था, पहाड़ी रिबेलियन, एंड देन कोल अपराइजिंग, देन कोंड, एंड देन लास्ट में है सांथाल। 1 2 4 3 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 56 है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की, है ना, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश रूल में। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एलोकेटेड फंड फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या दिए, हर साल 1 लाख रुपए का प्रोविजन दिया कि आप एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करोगे। Wood's dispatch of 1854 recommended the establishment of a systematic hierarchy of educational institution। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्शरी लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम था वो वुड्स डिस्पैच 1854 से पहली बार आया था, है ना। हंटर कमीशन प्राइमरली फोकसेस ऑन हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। हंटर कमीशन जो था एक पर्कुलेशन अप्रोच की फॉलो करता था कि हाँ भाई ऊपर के लोगों को आप पढ़ा दो फिर वो नीचे की तरफ पढ़ लेंगे। सो इट इज मेनली फोकसिंग ऑन दी हायर एजुकेशन, है ना, अर्जिंग द नीड फॉर टीचिंग साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एट द यूनिवर्सिटी लेवल। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। तो हंटर कमीशन जो था वो हायर एजुकेशन के बारे में बात करता था। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच यहाँ पे क्या है, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले, उसके प्रोविजन कौन कौन सा इसका रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। इसका रिकमेंडेशन में ये है कि रेसिडुअली पावर जो थे वो प्रोविंस के पास होंगे, ऐसा इसका रिकमेंडेशन बोलता है। बिल्कुल बोलता है यार। प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात करते हैं कि हाँ जो प्रोविंसेस हैं, है ना, वो आपस में ग्रुप कर सकते हैं, इसकी भी बात बोलता है कैबिनेट मिशन प्लान। ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स ना, ऐसा नहीं बोलता, ये बोलता है जो कैबिनेट मिशन प्लान है कि जो पहले ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, मतलब प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर काम करते थे, वो हटा दिया। मतलब अब प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो किसी भी इंडिया को ज्वाइन करे, पाकिस्तान को ज्वाइन करे, फिर अलग रहें अपना। सो इसका ब्रिटिश पैरामाउंसी जो था कैबिनेट मिशन प्लान ने ख़त्म कर दिया। सो ये बोल रहा था कि, है ना, ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स, सो इट इज़ नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। सो ये गलत है, हमसे गलत ही तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ड्यूरिंग द 1940 एंड 41 गांधी जी गेव अ न्यू नोशन ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द सत्याग्रही। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हुआ था, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी थे वो कौन थे। ओके तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में था ये। जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिमांड करते थे। जो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ओके सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमआरआई मशीन जायंट पार्टिकल स्मैशर टू एंगेज और टू एनर्जाइज पार्टिकल सुपर फास्ट ट्रेन्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव सुपर कंडक्टर्स किस किस में इस्तेमाल किया था। क्या एमआरआई मशीन के अंदर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। जायंट पार्टिकल स्मैशर्स में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। सुपर फास्ट ट्रेन में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल 3। ओके क्वेश्चन नंबर 60 है, with reference to solar wind consider the following statement। solar wind is created by the outward expansion of plasma from the sun corona। बिल्कुल सही बात है, ये सन का कोरोना हो गया, यहाँ से बाहर जब एक्सपांसन होता है प्लाज्मा का तो क्या बन जाते हैं, इसे सोलर विंड का फॉर्म लेते हैं, ये सोलर विंड कहलाते हैं। when the solar wind encounter earth it is deflected by earth magnetic shield। बिल्कुल सही बात है। and it affects sophisticated satellite communication। बिल्कुल सही बात है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेनली मैग्नेटिक फील्ड से होता है और मैग्नेटिक फील्ड को ये अफेक्ट करते हैं। तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, विच द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म इरेंडेल। इरेंडेल जो टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है भाई। इरेंडेल टर्म जो है एक मैसिव स्टार होता है ना, जो कि 2 गुना ज़्यादा गर्म होता है हमारे सन से, वो इरेंडेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जो गुलेन-बारे सिंड्रोम है भाई, जहाँ पे हमारे पास पीएनएस अफेक्ट होते हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे खुद की एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के,
है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। न्यूज़ में था इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज इज डेजिग्नेटेड एज द नोडल अथॉरिटी फॉर एक्रीडेशन ऑफ एजेंसीज फॉर मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन किसके हाथ में है भाई? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विथ रेफरेंस टू द जीन एडिटेड मस्टर्ड, हमको बात किसकी करनी है? जीन एडिटेड मस्टर्ड की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ट्रांसजीन फ्री और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल सही बात है। इट रिक्वायर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमिटी अप्रूवल फॉर ओपन फील्ड ट्रायल्स लीडिंग टू कमर्शियल रिलीज, नो। देखो भाई, जीन एडिटेड मस्टर्ड है, ये जेनेटिक है ना, ये जीन ट्रांसजीन फ्री है, ये तो मान लिया। दूसरा देखो, अभी तक यहाँ पे इसको ओपन फील्ड में कल्टीवेट करने के लिए जीएसी की अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए, बट ऑल्सो इसके सीड प्रोडक्शन के लिए भी जीएसी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट यार, बहुत नेसेंट स्टेज में है ये अभी। फर्स्ट एवर लो पंजेंट जीन एडिटेड मस्टर्ड दैट इज पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन CRISPR-Cas9। पहले का जो जेनेटिक मस्टर्ड था वहाँ पे जीन ट्रांसफर होता था, बट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, इसीलिए हमारे पास ह्यूमन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए न्यूज़ में था। करेक्ट हमसे पूछा गया तो ओनली 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ माउंटेन दिए हैं और इसके लोकेशन के साथ हमको मैच करना है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ब्राज़ील के अंदर है क्या? नो, इट इज़ इन तंजानिया, अफ्रीका के अंदर है ये। एंड माउंट दामावंद कहाँ पे है? ईरान के अंदर, बिल्कुल सही बात है। माउंट एल्ब्रस जो है ये रशिया के अंदर है एंड इट इज़ हाईएस्ट पीक इन यूरोप, ठीक है। करेक्टली मैच क्या है भाई? ओनली 1 पेयर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म कुवी एंड देसाई आर व्हाट? दिस आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। कुवी एंड देसाई क्या है भाई? है ना, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं और इस प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर पूछ चुकी है, तो इसको हमारे पास अवेयर है ना कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेलवेज इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? माउंटेन रेलवेज की बात करनी है इंडिया के अंदर। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, कालका शिमला रेलवेज। हाउ मेनी ऑफ देव आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनमें से कौन कौन सा आता है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज आता है, बिल्कुल सही है। नीलगिरीज के माउंटेन रेलवेज आते हैं एंड कालका शिमला रेलवेज ये भी हमारे पास आता है। ये तीनों के तीनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। आप इसको यूनेस्को का जो फोटो है ना भाई उसको चिपका लें दीवार में, जो नितिन सिंघानिया में जो दिया रहता है उसमें ये मैंशनड है, ठीक है। कि दिमाग में रहता है यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप पढ़ के नहीं, आप नॉर्मल जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उससे हमको दिमाग में रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड ड्यूरिंग द विजयनगर एंड देयर कंटेम्प्रेरी रूलर्स, है ना। हमको फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करनी है और विजयनगर एम्पायर के रूलर्स की बात करनी है। तो जो फर्नियो नूनिन्स थे वो किसके समय आए थे भाई? अच्युतराय के समय आए थे एंड नॉट देवराय टू के समय। एंड ड्यूरेटे बरबोसा जो थे वो कृष्ण देवराय के समय आए थे, बिल्कुल सही बात है। ऐसे याद रखना, डी फॉर डी, ड्यूरेटे बरबोसा देवराय, है ना। अब्दुल रज़ाक जो थे वो देवराय 2 के समय आए थे, ठीक है ना। अब्दुल रज़ाक जो थे वो देवराय 2 के समय आए थे, जब देवराय 2 राज करते थे तब, ठीक है। सो करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? ओनली 1, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स, हमको बात किसकी करनी है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मुगल एम्पायर फॉरेन पॉलिसी प्राइमरली फोकस ऑन एस्टेब्लाइजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स बॉर्डर एंड फैसिलिटेट ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। वो हमारे पास डिप्लोमेटिक रिलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो और ट्रेड आसानी से होते रहे। सेकेंड स्टेटमेंट है, अकबर्स डिप्लोमेटिक मिशन और अकबर्स डिप्लोमेटिक मिशन टू ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर मीन्स द टर्की, वेयर एम्ड एट सिक्योरिंग मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द कॉमन एनिमीज, बिल्कुल सही बात है। मिलिट्री अलायंस की बात करता है कॉमन एनिमीज से। दोनों सही है बट दोनों का कोई लेना देना नहीं है भाई, दोनों सही है बट दोनों का कोई लेना देना नहीं है।
सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अंडर अकबर। हमको बात करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स की अकबर के समय। अकबर एस्टेब्लिश द दीवाने आम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नो, दीवाने आम फॉर पब्लिक मीटिंग्स, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था उसके लिए दीवाने काजा था। So this is incorrect. The provincial administration was directly overseen by the governor known as Subedar, who was responsible for both military and civil affairs. जो सूबेदार था क्या वो मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल था भाई? बिल्कुल सही बात है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय कोतवाल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मेन जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कुछ चीज़ें कोतवाल देखता था, बट जो लॉ एंड ऑर्डर था, है ना, मिलिट्री जो चीज़ें थी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मिलिट्री वाली चीज़ों को फौजदार देखता था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिलिट्री के बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी चीज़ों को हमारे पास अमील देखता था, है ना। कुछ काम कोतवाल भी करता था बट पूरे के पूरे, है ना, काम को ये नहीं करता। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, विद रेफरेंस टू द मराठा एंड देयर पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। को मराठा की बात करनी है और उनके पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन की बात करनी है ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मराठा adopted a policy of military expansion that involves the use of guerrilla warfare technique, making them formidable adversaries against both Mughal Emperor और मुगल एम्पायर एंड यूरोपियन पावर्स। बिल्कुल सही बात है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से इस्तेमाल करते थे। शिवाजी महाराज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा एम्पायर वॉज मार्क्ड बाय द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ नेवी। यस, जो शिवाजी महाराज थे नेवी का इस्तेमाल करते थे टू कंट्रोल द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम पावर इन देयर एक्सपांसन पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद रेफरेंस टू रणथंबोर नेशनल पार्क। हमको रणथंबोर नेशनल पार्क की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय द बानस रिवर। सपोज कि रणथंबोर है और नॉर्थ में क्या है, बानस है, एंड साउथ में चंबल है। बिल्कुल सही बात है यार। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ना, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं किया है। हमसे कट पूछा गया है, कट जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कानवर लेक। कानवर लेक की बात करनी है अपने को। कानवर लेक कहाँ पे है भाई, बिहार के अंदर है। एंड इट इज़ द ओनली रामसर साइट इन बिहार। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टेप ओवर अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन हाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मतलब सपोज करो ये जो पक्षी हैं ये उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बिहार के अंदर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कानवर लेक है वहाँ पे ये रुकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप ओवर दी अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इग्नियस रॉक। हमसे पूछा गया है इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक अकर इन स्ट्रेटा एंड कंटेन फॉसिल्स। नो भाई, स्ट्रेटा के अंदर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक अकर करता है, नॉट इग्नियस रॉक, और इसी के अंदर हमारे पास फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर और टेम्परेचर का खेल है भाई, जो हम लोग बोलते हैं ना, रॉक साइकिल की बात करते हैं। एसिडिक इग्नियस रॉक आर डेंसर एंड डार्कर इन कलर देन बेसिक इग्नियस रॉक। जो एसिडिक इग्नियस रॉक होता है यहाँ पे क्या होते हैं, सिलिका होता है। सिलिका मतलब हमारे पास जो रेत होता है, रेत क्या होगा, सिलिका में एसिडिक, SiO2, इट इज एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक होगा। सो इट इज लेस डेंसर, इट इज लेस डेंसर एंड इट इज लाइट कलर्ड। सो ये भी गलत हो जाएगा भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 75 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजीज की बात करनी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करनी है। PVTGs are identified based on their relative low level of literacy and pre-agricultural level of technology। बिल्कुल सही बात है। PVTGs किनको बोलते हैं? PVTGs वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहाँ पे लिटरेसी का लेवल बहुत कम है और वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज करेक्ट। ऑल ट्राइबल ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड as scheduled tribes are under the constitution of India are classified as PVTGs। गलत बात है भाई, हमारे पास इस देश में scheduled tribes अराउंड 700 हैं और PVTGs 75 हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे scheduled tribes जिनमें बहुत कम लिटरेसी लेवल है, बहुत पुरानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, उनको हम क्या करते हैं? PVTGs का दर्जा देते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। दिस रीजन हैव एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। दिस रीजन ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स सच एज रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड गोर। इन दिस रीजन पीपल प्रैक्टिस सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। हाउ मेनी देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछा गया है। लेस देन 75 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है यार। रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम उगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही बात है यार ड्राईलैंड फार्मिंग में। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक क्या है ड्राईलैंड फार्मिंग का, ये हमसे पूछा गया है। तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग के। 76 है मल्चिंग एंड एर्गोनॉमिक मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज। मल्चिंग में क्या होता है? सपोज करिए सॉइल का लेयर है, इसके ऊपर हम घास फूस लगा के क्या करते हैं? इसको कवर कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मल्चिंग। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन सॉइल कंजर्वेशन। कैसे? बिकॉज ये सॉइल मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा नहीं तो मॉइस्चर उड़ेगा नहीं। चेक करता है सॉइल इरोजन को, बिकॉज ऐसे करके कोई चीज़ आके हवा सपोज करो पानी इसको उठा के नहीं ले पाएगी। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 78 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल्स। ठीक है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल्स की बात करनी है। सपोज करिए हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, तो ये वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है। तो जो पंजाब है और राजस्थान है ये हमारे पास नॉर्दर्न जोनल काउंसिल्स के अंदर आते हैं, बट जो गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र इट कम्स अंडर द वेस्टर्न जोनल काउंसिल। इट इज वेस्टर्न जोनल काउंसिल। सो ओनली 3 आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 79 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एसोसिएटेड जजमेंट्स इन इंडिया। हमको बात करनी है इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। द इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस द राज नारायण जजमेंट ऑफ 1975 अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एम्फेसाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही बात है। जो राज नारायण जजमेंट था उसने क्या बोला कि हाँ भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स को ही प्रोटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। द मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1978 एक्सपांडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 25 टू इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी। बिल्कुल सही बात है यार, तो ये भी सही है। गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1967 held that the parliament could amend any part of the constitution including fundamental rights। ये गलत है भाई, बिकॉज गोलकनाथ केस ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, ऐसा बोला। बाद में जो केशवानंद भारती जजमेंट आया था उसने बोला कि हाँ पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो पार्लियामेंट है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को का नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है ना, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 80 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारतीय न्याय संहिता 2 2023। द भारतीय न्याय संहिता मेंटेन द ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। जो इंडियन पिनल कोड था, जो आईपीसी बहुत पुराना था, उसको हमने रिप्लेस किया विद भारतीय न्याय संहिता। And भारतीय न्याय संहिता maintain the original provisions of Indian Penal Code on murder and assault but introduce new offence related to cyber crimes and organized crime। बिल्कुल सही बात है। Under the भारतीय न्याय संहिता the offence of sedition has been replaced with provision
पिनलाइजिंग सेसेशन एंड एक्शन एंडेंजरिंग नेशनल सोवेनिटी। बिल्कुल सही बात है, जो पहले हमारे पास सीडेशन एक हमारे पास देशद्रोह का एक तो था, उसको रिप्लेस कर दिया विथ प्रोविजन दैट इज पिनलाइजिंग सेसेशन एंड एक्शंस एंडेंजरिंग नेशनल सोवेनिटी। एंड न्यू कोड्स include provisions for community service as a form of what, as a form of punishment for certain offense। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ ऐसे अपराध है जिनके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ऐसे सजा के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, समाज को सेवा करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा इसमें प्रोविजंस थे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। पहला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सक्सीडेड और the Federal Court of India which was established under the Government of India Act of 1935। बिल्कुल सही बात है, जो फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1935 के अंदर बना था, इसके बाद इसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया एक प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम इन द सेकंड जज केस ऑफ 1993। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऐसा बोला गया था फर्स्ट जज केस में। सेकंड जज केस में बोला कि देखो भाई, जो चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस क्या करेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे, है ना। ऐसा कोलिजियम सिस्टम का इन्वेंशन एक प्रकार से हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ भाई 1993 में सेकंड जज केस में। थर्ड जज केस में क्या हुआ कि भाई जो प्रेसिडेंट होगा इट शुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द 2 मोस्ट सीनियर जजेस। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया की बात करनी है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। बिल्कुल सही बात है, मतलब एटलीस्ट 2 सेशन इन एन ईयर होना ही चाहिए। एडजॉर्नमेंट सीने डीए मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग फॉर अ वीक। नो, एडजॉर्नमेंट सीने डीए जो कि कौन करता है भाई, स्पीकर करता है ना। इसमें क्या होता है भाई, टर्मिनेट तो कर दी सिटिंग को, बट कब मिलना ये हमको पता नहीं रहता। सो विदाउट नोइंग द डेट ऑफ असेंबली, दिस इज इनकरेक्ट। प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी भी मीटिंग को, किसी भी असेंबली जो चल रही है उस असेंबली को बीच में रोकना है तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। एंड प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर हमसे पूछा गया है। लिमिटेशन ऑफ पावर, यस। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस। पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नो। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, नॉट वाइस वर्सा। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो यहाँ पे 3, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज द एरो 3 डिफेंस सिस्टम समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। तो जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है ना, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल और यूएसए ने मिल के बनाया था यार, मतलब बनाया है। क्वेश्चन नंबर 85 है विद रेफरेंस टू मट्टी बनाना। मट्टी बनाना न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है मट्टी बनाना के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन इंडिजिनस बनाना ऑफ कन्याकुमारी। बिल्कुल सही बात है, कन्याकुमारी जो कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी वाला जो गाना, कन्याकुमारी मीन्स दी लास्ट पार्ट, मतलब जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का इन द मेनलैंड, उसके अंदर देखने को मिलता है मट्टी बनाना। एंड इट हैज़ टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स बहुत कम होते हैं यहाँ पे, है ना, जिससे ये बच्चों के लिए जो विनिंग फूड के फॉर्म में बनाना का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब 6 महीने के बाद जो बच्चे को जो खाना देना चाहिए उसमें सबसे बेस्ट होता है ये बनाना। तो उसके लिए हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस मट्टी बनाना को, बिकॉज इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड और भी कम होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 86 है दी अंधूरी उत्सव पॉपुलरली नोन एज बटर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो अंधूरी उत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यूके के अंदर। यूके मीन्स उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 87 है द टर्म बीच टावल मूवमेंट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो बीच टावल मूवमेंट जो था वो हमारे पास ग्रीस के रेफरेंस में देखने को मिला था।
देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना भाई, आप जब करंट अफेयर में करो तो ये दिमाग से उड़ जाते हैं, बट आप MCQ कर रहे हो तो दिमाग में ये छप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ PM विश्वकर्मा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो PM विश्वकर्मा स्कीम की बात करनी है, इसका पर्पस क्या था, है ना। यहाँ पे क्या करता है, इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग व्हाट, इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग द गुरु शिक्षा परंपरा। जो गुरु शिक्षा परंपरा है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, किसमें, है ना, जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं भाई आर्टिशंस का, क्राफ्ट्स पीपल का, है ना, जो कि काम करते हैं हाथों से, उनकी जो ट्रेडिशनल स्किल्स है उनको दूसरे जनरेशन को दें, है ना, उसको स्ट्रेंथनिंग करने की बात करता है PM विश्वकर्मा स्कीम। क्वेश्चन नंबर 89 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज अ WHO मैनेज्ड नेटवर्क ऑफ स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइज्ड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ 2020-2025। बिल्कुल सही बात है। जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है वो 2020 से लेकर 2025 तक काम करने की बात करते हैं, जहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो कि हेल्थ में लिए गए हैं। And it is first of its kind global initiative aimed at data convergence, interface of health platforms and investment in the digital health space around the globe। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डाटा कन्वर्जेंस की बात करते हैं, है ना, जो इंटरफेस है हेल्थ प्लेटफॉर्म को उसको अच्छा बनाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं डिजिटल हेल्थ, है ना, यही तो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्रीज दिए हैं ए रीजन फॉर इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में थे ये हमसे पूछा गया। नाइगर न्यूज़ में क्यों था भाई, क्या मिलिट्री कूप देखने को मिला था, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे मिलिट्री कूप तख्ता पलट हो गया था। लीबिया क्लैशेस बिटवीन राइवल मिलिशिया हैपेंड, बिल्कुल सही बात है, जो आपस में लड़े थे लोग, राइवल मिलिशिया जो आपस में जो ग्रुप लड़ते हैं वही। केन्या में हमारे पास सूखा पड़ा था भाई, ड्रॉट कंडीशन देखने को मिला। आयरलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स। नो, ये कनाडा था भाई, कनाडा ने क्या किया, इंडिविजुअल सपोज करो डब्बे में तो था कि हाँ भाई आपको इसको अभी सिगरेट पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, बट एक इंडिविजुअल सिगरेट के अंदर यहाँ पे हेल्थ वार्निंग पुट करना चालू कर दिया कनाडा की सरकार ने। सो इट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 3 पेयर्स इज करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 91 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुरीना चैनल इज अ 63 किलोमीटर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डेन्यूब रिवर। बिल्कुल सही बात है भाई, सुरीना चैनल जो है डेन्यूब रिवर जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, है ना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि कहाँ पे बहता है भाई, ये यूक्रेन में मेन बहता है, प्लस रोमानिया में भी बहता है और ये जाके ब्लैक सी में ड्रेन हो जाता है। डेन्यूब is the Europe longest river? No, the longest river कौन सा है भाई यूरोप का, वोल्गा, and has been historically been crucial for the movement of rights. No, Danube is not the longest, Volga is the longest. Surina channel is completely situated in Ukraine. No, it is also in Romania. So ये भी गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, कट जाएगा only 1। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट इज बाशिनी समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। तो बाशिनी क्या है भाई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है। जैसे कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भाशिनी उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकती है, उसको मराठी में, गुजराती में, या फिर मैं गुजराती में बोल रहा तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 93 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज लूना 25। तो लूना 25 जो है वो रशिया का एक लूनर लैंडर मिशन है। जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसी प्रकार इसने भी लॉन्च किया लूनर लैंडर मिशन जिसको लूना 25 कहा रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 94 है कंसीडर द फॉलोइंग। हाँ, हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट कौन कौन से हैं। तो दुर्गा पूजा है, बिल्कुल सही, रिसेंटली सबसे लेटेस्ट यही था। नवरोज है, बिल्कुल सही है। छाव डांस, यस। मुदियट्टू जो है एक रिचुअल थिएटर है, फिर ड्रामा है भाई। इट इज अ रिचुअल थिएटर एंड ड्रामा ऑफ केरला, ठीक है। कलारीपट्टू तो नहीं है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। रामन इज ऑल्सो इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर हेरिटेज।
शबी बारात क्या है? शबी बारात जो है वो हमारे पास इस्लामिक स्टेट्स में परफॉर्म किया था, जहाँ पर क्या करते हैं एक दिन भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है इनमें से कौन कौन सा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का पार्ट है? 1 2 3 4 5, 5 इनमें से पार्ट हैं। क्वेश्चन 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विद रेफरेंस टू कैपिटल आउटपुट रेशियो इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? समझ जो आप 10 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो बोल रहे हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही बात है यार। इट इंडिकेट हाउ एफिशिएंट न्यू इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ये भी सही बात है। अ कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 इज बेटर देन 3:1। गलत बात है भाई, बिकॉज आपको 4 रुपये खर्च करके आपको 1 यूनिट मिल रहा है, 3 रुपये खर्च करके 1 यूनिट मिल रहा है, तो 3 रुपये खर्च करने वाला ज़्यादा एफिशिएंट हुआ ना, ज़्यादा आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो हुआ। कट हो जाएगा, ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेजर्स कुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। हमसे पूछा गया कि इनमें से मनी सप्लाई का कहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। सपोज करो गवर्नमेंट ने परचेस कर लिया ना, सेंट्रल बैंक ने परचेस कर लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये ले जाएगा और पैसा पब्लिक को ये दे देगा, ठीक है। तो पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, सो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा यार। सो फर्स्ट इंक्रीज मनी सप्लाई। सेकंड, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। पब्लिक ने क्या किया, अपना पैसा जो था, लिक्विड पैसा जो था, उसको बैंक में जमा कर दिया, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सपोज करो गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से ले लिया पैसा, तो उस पैसा क्या करेगी गवर्नमेंट? लोन देगी लोगों को, और लोन दे देगी लोगों को तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, सो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा भाई। सो थर्ड भी हमारे पास मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। तो इनमें से 2 ऑप्शंस जो है 1 और 3 वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट थोड़ा टेक्निकल है बट हाँ आसान है। एस्क्रो अकाउंट जो है ये एक ऐसा अकाउंट है, इट इज अ सेपरेट बैंक अकाउंट टू होल्ड मनी विच बिलोंग टू अदर। मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है जिसको मैं बैंक अकाउंट की फॉर्म में डाल रहा हूँ। वेयर द मनी पार्क्ड विल बी रिलीज्ड ओनली अंडर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी और का पैसा एक बैंक में जमा कर दिया, वो आदमी बोला मैं 5 साल बाद आऊँगा, मेरे को ये पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 साल बाद आप ना रहो, लेकिन आपका वो पैसा जो आपने उसके एक बैंक अकाउंट में जमा कर दिया उसका पैसा को, तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होंगे तब जाकर उसको पैसा उसका मिल जाएगा। सो इसको क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। सही बता रहा है एस्क्रो अकाउंट के बारे में। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर सेफ गार्डिंग द सेलर अगेंस्ट इट्स बायर फ्रॉम द पेमेंट रिस्क फॉर द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय द फॉर्मर टू द लेटर। मतलब सपोज करो कोई सेलर ने पैसा दिया है बायर को, खरीद लिया सामान और पैसा नहीं दिया है, कुछ समय बाद दूंगा बोला है, तो वो एक तरह से यहाँ पे ये सिक्योरिटी का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरली ये बिजनेस में होता है यार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो, बाकी बहुत महंगा मर्सिडीज कोई लिया है, सपोज करो शोरूम डाल रखा है, तो उतना पैसा तो उसको देता नहीं है, वो किस्ती में देते हैं उसको कि हाँ कोई आदमी आएगा खरीदेगा, फिर मैं जाकर तेरे को दूंगा और उसमें कुछ प्रॉफिट मैं को रखूंगा, बाकी तेरे को दे दूंगा। ऐसा रहता है सिस्टम, एक बार में पूरा पेमेंट नहीं होता। तो इसीलिए एस्क्रो अकाउंट एक तरह से सिक्योरिटी के फॉर्म में बनाया गया है, इसीलिए न्यूज़ में था और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो परमिटेड बैंक टू ओपन एस्क्रो अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स फॉर एक्विजिशन। बिल्कुल सही बात है, आप नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स के लिए भी आप एस्क्रो अकाउंट खोल सकते हो। ऐसा किसने बोला? आरबीआई ने बोला। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट की बात करनी है जहाँ पे हमारे पास कोई भी एसेट, कोई सा भी लायबिलिटीज फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इंटरनेशनल एड्स जो होंगे जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, है ना, ट्रांसफर्स होते हैं, वो सब हमारे पास किस में आते हैं? करंट अकाउंट्स में आते हैं। डिविडेंड्स ये भी हमारे पास किस में आते हैं? करंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स में हमारे पास सर्विसेज आते हैं, विजिबल्स में हमारे पास गुड्स आते हैं। सो दिस आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। बट जो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लायबिलिटीज और एसेट्स। ओके, सो यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पार्ट नहीं होगा, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, अलग से अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर ऊपर की 3 चीजें आती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आते हैं।
सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं भाई। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीआई टैग। हमको बात करनी है जीआई टैग की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करनी है। इट इज कवर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है यार। एंड ओनली स्पेसिफाइज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। नो, ये हमारे पास क्वालिटी को बताता है एंड डिस्टिंक्टिवनेस को बता रहा है, नॉट ओनली द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को तो बताएगा ही बताएगा। एंड इन इंडिया द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 गवर्न ग्रांटिंग ऑफ जीआई। नो, जो ग्रांटिंग ऑफ जीआई जो गवर्न कौन करता है? एक्ट। इसको रेगुलेट कौन करता है भाई? दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1919। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तो एक ही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1। तो अब सबमिट करते हैं भाई। एक क्वेश्चन कोई सा गलत हुआ है। अच्छा, ये 4th ऑप्शन है इसका, फिर इसका 4th वाला गलत है, बिकॉज गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा बोला था इसने। बाद में जो क्वेश्चन भारती इसने बोला कि कर सकते हो, तो इसीलिए गलत था, बस हमने सही बोला था, बस गलत टिक कर दिया। ओके, तो ये होता है भाई टेस्ट नंबर 29, जहाँ पे हमने ये पार्ट 2 देखा, उससे पहले पार्ट 1 देखा है। इसका तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके पूरे सीरीज़ को, है ना। और जो एक और सीरीज होगा मॉक वाला, वो भी कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उसमें इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसके मुकाबले।